हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज स्टार्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। यानी कि अगर आपको अपना कल अच्छा करना है, आने वाला कल आपको आने वाला भविष्य आपको अच्छा बनाना है, सुनहरा बनाना है, तो उसकी शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम कल का इंतजार करते रहे। जैसे कई बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं अभी एग्जाम नोटिफिकेशन नहीं आया, एग्जाम नोटिफिकेशन आने दो फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। फिर जब एग्जाम नोटिफिकेशन आता है तो फिर वो बोलते हैं कि अभी एग्जाम की डेट नहीं आई, आने दो तब मैं ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा। तो जब एग्जाम की डेट आ जाती है तब आपके हाथ से सारा टाइम निकल चुका होता है। बेस्ट टाइम यही है कि आज अभी इसी वक्त से आप स्टार्ट करें, सो दैट जब भी एग्जाम हो, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 10 महीने बाद हो, आपकी तैयारी पूरी हो एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको उस टाइम ना सोचना पड़े ओ शिट मेरे पास तो टाइम बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो बेटर है आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिसीजन बाय इंडिया एंड इजिप्ट to upgrade their ties to a strategic partnership during Prime Minister नरेंद्र मोदी's meeting with Egypt President। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान और इजिप्ट ने जो ये डिसीजन लिया है कि अपने जो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उनको और अपग्रेड किया जाए और अच्छा किया जाए, मजबूत किया जाए। कब? जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी से मिले। इज अ सिग्निफिकेंट मूव फॉर इंडियाज टाइज विद द वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन दैट इज लॉन्ग ओवरड्यू गिवन देयर हिस्टोरिकल टाइज। अब हमारा आपको पता है इजिप्ट का हिंदुस्तान के साथ में प्राचीन काल से इतिहास रहा है। क्यों? क्योंकि इजिप्ट के लोग यहाँ से स्पाइसेस वगैरह इंपोर्ट करते थे। ठीक है, यहाँ से स्पाइसेस वगैरह लेकर जाते थे, सऊदी के लोग भी। तो ये क्या है, हमारा ऐतिहासिक उनके साथ में संबंध है। इसको और मजबूत करने के लिए, जो कि बड़े लंबे समय से पेंडिंग था, ये जो कदम उठाया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिग्निफिकेंट कदम है। और इंडिया के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया जो एक वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, वहां के लोगों के साथ में, वहां के जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ में अच्छे संबंध बनाना चाहता है, उसके लिए ये एक और महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। ठीक है, The two countries signed a friendship treaty in 1955। अब लास्ट टाइम हमने 1955 में इजिप्ट के साथ में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी। एंड इंडिया सपोर्ट टू इजिप्ट इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द स्वेज कैनाल क्राइसिस इन 1956। और इंडिया ने इजिप्ट का सपोर्ट करा था खास तौर पे जब स्वेज कैनाल क्राइसिस हुआ था 1956 में, उस दौरान पे। इवेंचुअली लेड टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1961, जिसके बाद में नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गई थी 1961 में, विद बोथ एज फाउंडर मेंबर्स। और यही दोनों उसके फाउंडर मेंबर्स थे। नॉन अलाइंड मूवमेंट करके एक शायद संगठन बनाया था, उसके फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया और इजिप्ट थे। They were also instrumental in the G77 grouping and South-South Cooperation Initiative। और बोल रहे हैं कि इंडिया और इजिप्ट ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है G77 का जो ग्रुप है उसके अंदर भी, और साउथ मतलब साउथ के साथ में कोऑपरेशन का जो इनिशिएटिव है उसके साथ में भी। जैसे एशिया के साउथ में पड़ता है इंडिया, ठीक है, ये पूरा एशिया है, इसके साउथ में यहाँ पे इंडिया पड़ता है, और अफ्रीका के किसी पार्ट में साउथ में यहाँ पे कहीं इजिप्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो साउथ कोऑपरेशन का जो इनिशिएटिव है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। During the Cold War, India and Egypt were united over their desire not to become camp followers। अब ये इंडिया और इजिप्ट का इतिहास बता रहे हैं कि हम किन किन मसलों पे हमारा ओपिनियन एक जैसा रहा। जब कोल्ड वॉर था तब भी इंडिया और इजिप्ट जो है वो एक साथ थे, क्योंकि दोनों का ही मकसद ये था, दोनों का ही थिंकिंग ये थी कि हम किसी भी कैंप को फॉलो नहीं करेंगे ना। यानी कि हम ना तो यूएस साइड पे जाएंगे ना हम सोवियत यूनियन साइड पे जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। मोर रिसेंटली देयर पोजिशन ऑन यूक्रेन वॉर हैव बीन एक्सट्रीमली सिमिलर। और अभी हाल फिलहाल में अगर हम लेटेस्ट बात करें तो यूक्रेन वॉर पे उनकी जो स्थिति है, उनका जो विचार है वो भी हमारे से मिलता जुलता ही है। दैट इज रिफ्यूजिंग टू क्रिटिसाइज रशियाज एक्शंस बट नॉट कंडोनिंग देम आइदर। मतलब कि हम रशिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे और ऐसा भी नहीं है कि हमने उनको एक्सक्यूज दे दिया कि भाई इनका करना जायज था, उनको हम जायज भी नहीं ठहरा रहे। ठीक है, एंड कॉलिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन। और ये भी कहा कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाना इज नॉट अ सोल्यूशन, हमें एक डिप्लोमेटिक रास्ता निकालना पड़ेगा। लास्ट ईयर
India's decision to supply wheat to Egypt, one of the world's biggest importers that was hit by the blockade. बोल रहे पिछले साल इंडिया ने इजिप्ट को गेहूं का निर्यात किया, ठीक है, गेहूं उनको एक्सपोर्ट करा. और क्यों करा? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो इजिप्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है गेहूं का, ठीक है, और इसकी गेहूं की खपत को, इंपोर्ट को भारी नुकसान झेलना पड़ा जब ब्लॉकेड हुआ ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन लास्ट ईयर. जब रशिया और यूक्रेन के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए तो वहां से उनको एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा वीट. अब उनके लोगों ने तो कुछ खाना पीना ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो भूखे मरेंगे. तो उस टाइम पे इंडिया एक मदद का हाथ लेकर सामने आया और उन्होंने उनको वीट एक्सपोर्ट करा. बिफोर द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव स्टेप्ड इन. और ये कब हुआ? अब तो खैर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव हो गया जिसमें कि ब्लैक सी मतलब जो भी है वो ग्रेन्स एटलीस्ट रोके नहीं जाएंगे या फिर कुछ उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा दूसरे रास्ते से. तो लेकिन उससे पहले इंडिया उनकी मदद के लिए आगे आ चुका था. वन न्यू दिल्ली मच गुडविल इन कायरो. तो इससे क्या हुआ? इजिप्ट के शासन में, इजिप्ट में जो सरकार है उसके दिल में एक इंडिया की सरकार के लिए अच्छी भावना, एक गुडविल जनरेट हो गई, ठीक है, पैदा हो गई. The two sides are also pursuing closer cooperation in green energy. और ये दोनों ही देश एक ग्रीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस विद MOUs in agriculture, archaeology and antiquities and कंपटीशन लॉ, इन सभी मसलों पे MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके ये दोनों देश और ज्यादा करीब आ रहे हैं. पहले ही इनके ऊपर मेमोरेंडम साइन किए जा चुके हैं, ठीक है. यानी कि एक दूसरे को हम बताएंगे, अगर हमारे पास कुछ नई टेक्नोलॉजी हम उनको बताएंगे, उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी वो हमारे को बताएंगे, ठीक है. Mr. Modi's visit to Al Hakim Mosque and meeting with Egypt's Grand Mufti appeared to be an attempt to dispel misgivings. बोल रहे हैं मिस्टर मोदी ने जो एक अल हकीम करके मस्जिद है, दरगाह है, मस्जिद है, उसको विजिट करा और उसके बाद इजिप्ट के जो सबसे बड़े मुफ्ती हैं उनसे भी मुलाकात करी. और ये समझ में इससे ये पता चलता है कि वो उनके ऊपर जो, उनकी सरकार के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनको खारिज कर रहे हैं. मिसगिविंग्स अबाउट हिज गवर्नमेंट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स मुस्लिम वर्ल्ड, कि उनकी सरकार की जो गलत पॉलिसीज हैं मुस्लिम देशों के साथ में उसको ये दरकिनार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं. प्रेसिडेंट LCC, who was India's Republic Day chief guest this year, conferred Egypt's highest state honor. बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है LCC, जो कि हिंदुस्तान में इस साल की रिपब्लिक डे के परेड के गेस्ट भी रहे, ठीक है, उन्होंने इजिप्ट का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है जो कि क्या है, द ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये किसको दिया? मिस्टर मोदी को, ठीक है. इट इज गिवन टू वर्ल्ड लीडर्स एंड दोज हु ऑफर इजिप्ट और ह्यूमैनिटी इनवैल्यूएबल सर्विस. और ये उन लोगों को या उन नेताओं को या उन लोगों को दिया जाता है जो इजिप्ट को या इंसानियत को बहुत ही उम्दा अपनी सर्विसेज देते हैं, सेवा भाव से अपनी सर्विसेज देते हैं, उनको ये हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है जो कि अब मिस्टर मोदी को मिल चुका है. The two leaders will meet again as Egypt is a special invitee to the G20 summit in Delhi in September. बोल रहे हैं कि दोनों देशों के लीडर्स जो है अब दोबारा मिलेंगे. कब? क्योंकि इजिप्ट जो है वो स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल इनवाइटी है, किसके लिए? G20 समिट के लिए, जो कि सितंबर में दिल्ली में होने वाला है, उसके लिए. The leaders appear to have spent much time focusing on multilateral issues. पूरे दोनों ही नेताओं ने बहुत ज्यादा समय स्पेंड करा, बातचीत करी मल्टीलैटरल इश्यूज के ऊपर, द्विपक्षीय बातचीत के ऊपर, मसलों के ऊपर. इंडियाज क्लोज टाइज इन इजिप्ट्स नेबरहुड, स्पेशली इजराइल एंड सऊदी अरेबिया. अब इंडिया की बहुत क्लोज टाइज भी हैं इजिप्ट के नेबरहुड में, आस पड़ोस में उनके, जैसे कि इजराइल और सऊदी अरेबिया, इनके ऊपर भी बातचीत की गई. फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, इनके ऊपर बातचीत की गई. एंड बिल्डिंग मोर कोऑपरेशन विद द ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग द अफ्रीकन यूनियन, इसके ऊपर भी बात की गई, ठीक है, कि ज्यादा कोऑपरेशन ग्लोबल साउथ के साथ में और ज्यादा कोऑपरेशन किया जाएगा, खासतौर पे अफ्रीकन यूनियन के साथ में. In March, Egypt joined the न्यू डेवलपमेंट बैंक. एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स देशों द्वारा बनाया गया है. इजिप्ट ने मार्च में उसको भी ज्वाइन कर लिया. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स एंड साउथ अफ्रीका.
and is keen to join this grouping that will deliberate new memberships at its summit. और कह रहे हैं कि इजिप्ट इस ग्रुप को ज्वाइन भी करना चाहता है. अभी तो उन्होंने उनका डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन करा है, लेकिन अब वो इस ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहता है. और ये जो ग्रुप है अपनी मेंबरशिप्स के लिए इनविटेशन यानी कि ओपन करने हैं, मेंबरशिप की सीट्स ओपन करने वाला है. कब? एट इट्स समिट इन केप टाउन दिस अगस्त में इनका समिट होगा, मीटिंग होगी केप टाउन में, और तब ये नए सदस्य उसमें शामिल करने वाले हैं. ठीक है, और इजिप्ट इसमें इसका सदस्य बनना चाहता है, तो इसलिए उसको इंडिया का सपोर्ट की वहां पे जरूरत पड़ेगी. वेयर इजिप्ट विल सीक इंडिया सपोर्ट. ठीक है, बॉल्स्टर्ड बाय हिस्टोरिकल टाइज. अब हमारे क्योंकि हमारा ऐतिहासिक संबंध रहे हैं तो उससे हमारे ये संबंध और मजबूत हो जाते हैं. एंड बफेटेड बाय प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिकल टर्मोइल. और आज के दिन के जियोपॉलिटिकल परेशानियां हो रही हैं, उनकी वजह से ये थोड़ा सा खराब हुआ या थोड़ा सा रुका. ठीक है, इट इज क्लियर दैट इंडिया एंड इजिप्ट आर नाउ एसेइंग अ क्लोजर रिलेशनशिप. अब ये पता चल रहा है कि हिंदुस्तान और इजिप्ट जो है वो नया एक पद लिख रहे हैं अपने अच्छे संबंधों का. One that looks both at future economies and autonomous foreign policies. एक ऐसा संबंध, एक ऐसा गद्यांश लिख रहे हैं जो कि हमारे फ्यूचर की इकोनॉमीज के लिए भी अच्छा है, उन दोनों देशों के फ्यूचर इकोनॉमीज की तरफ देखता है और दोनों देशों की ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसीज की तरफ देखता है. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. अब पैसेज का मेन आइडिया कैसे पता चलता है? इंडिया एंड इजिप्ट हैव ऑलवेज बीन एलाइज मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप सिंस 1955. कह रहे हैं कि इंडिया और इजिप्ट हमेशा एलाइज रहे हैं और इनकी बहुत गहरी दोस्ती है 1955 से. तो हमेशा एलाइज नहीं रहे हैं, बीच में कुछ समय के लिए काफी लंबे समय से, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ ऐसी संधियां जो पहले हो जानी चाहिए थी वो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी. ठीक है, तो ये जरूर है कि हमारी फ्रेंडशिप 1950 हो सकता है उससे भी पहले की है, लेकिन हमने एक संधि 1955 में करी थी. बट ये स्टेटमेंट राइट नहीं, क्योंकि हम हमेशा एलाइज नहीं रहे हैं. इंडिया एंड इजिप्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज अ रीसेंट डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू यूक्रेन वॉर. कह रहे यूक्रेन वॉर के रिस्पॉन्स में इंडिया और इजिप्ट की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है ये एकदम नई ताज़ा तरीन कोई बात है, ऐसा नहीं है. इंडिया और इजिप्ट की पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो पहले से चली आ रही है, पर अब हमने और कुछ कॉमन मसलों के ऊपर संधियां की हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है. The shared history and common interests of India and Egypt are driving a revival of their strategic partnership. बिल्कुल करेक्ट कि हमारा, क्योंकि ऐतिहासिक हमारा इतिहास ऑलमोस्ट सेम है या फिर हमने एक दूसरे का इतिहास शेयर किया है. मतलब जब हमारे कुछ घटनाक्रम हुए थे तब इजिप्ट भी उसका हिस्सा रहा, उनके कुछ घटनाक्रम हुए उसमें हिंदुस्तान उनका हिस्सा रहा. ठीक है, और इतिहास हमारा बहुत सदियों पुराना, जब से इजिप्शियन लोग जो यहाँ पे स्पाइसेस के लिए आते थे तब से चला आ रहा है. और क्योंकि दोनों देशों का मसला जो मत है कई सारे मसलों पे वो सेम है, जैसे कि अगर कोल्ड वॉर की सिचुएशन देखी जाए जब इंडिया और इजिप्ट का सेम ही एक पॉइंट था कि हमने किसी भी कैंप को फॉलो नहीं करना. और आज की डेट की अगर स्थिति देखी जाए जब इंडिया और इजिप्ट दोनों ही यूक्रेन रशिया वॉर पे ना तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए राजी हैं, ना उनको किसी तरीके का एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया. ठीक है, तो वो उनका पक्ष, मतलब वो एकदम न्यूट्रल अपना रवैया रख रहे हैं दोनों देश. तो इस वजह से हमारा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो रिवाइव हो रहा है, यानी कि पुनर्जीवित हो रहा है, पुनर्उजागर हो रहा है. India's relationship with Egypt is purely focused on green energy, pharmaceuticals and defense. तो केवल इन्हीं मुद्दों के ऊपर फोकस नहीं है, बहुत सारे मसले हैं, जैसे ग्लोबल साउथ के साथ में अच्छा रिलेशन बनाना, उसके बाद में साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए भी अच्छा रिलेशन बनाना. ठीक है, तो बहुत सारे मसले हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि हम दोनों का कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री है, कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट है, इसीलिए हमारा जो इसी वजह से हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो दोबारा उजागर हो रही है.
Which of the following statements is true according to the passage about the relationship between India and Egypt? कह रहे हैं इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में पैसेज में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. इंडिया एंड इजिप्ट हैव नो हिस्टोरिकल टाइज तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया. इंडिया एंड इजिप्ट हैव कंप्लीटली साइडेड विद रशिया, बिल्कुल गलत. हमने बिल्कुल उनका साथ नहीं दिया, बिल्कुल उनका पक्ष नहीं लिया, हम न्यूट्रल रहे हैं. ठीक है. The two countries have not been involved in any significant international alliances and initiatives together. ये भी गलत है. India and Egypt have had similar stances on Ukraine war, not condemning Russia's actions but not condoning them either. एंड कॉलिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही कि दोनों ना तो उसका पक्ष ले रहे हैं ना उनका विपक्ष में खड़े हैं. ठीक है. ना उनकी निंदा कर रहे हैं, ना उनको एक्सक्यूज दे रहे हैं, ना उनको बख्श रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं कि ठीक है छोटी सी गलती है, माफ़ करने लायक है. बल्कि उनने ये कहा कि अगर इस मसले को हल करना है तो डिप्लोमेटिक बातचीत से ही होगा. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. What can be inferred from the passage about the relationship between India and Egypt? कह रहे हैं पैसेज में से इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में क्या हम बात समझ पाते हैं. Their relationship is characterized by mutual antagonism. कह रहे हैं दोनों देशों का जो संबंध है वो म्यूचुअली विरोध के सुर से कैरेक्टराइज्ड है, यानी कि दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. दे हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप विद नो रियल कोऑपरेशन. उनके पास में बस नॉर्मल हाय हेलो, कहीं मिल गए तो ठीक है, हाल सलाम दुआ पूछ लिया, बाकी कोई उनका बीच में रियल संधि नहीं है. ये भी गलत है. हमारे बीच में 1955 की एक संधि का जिक्र किया गया है. ठीक है. तो काफी पुराना हमारा इतिहास है. द टू कंट्रीज आर एंगेजिंग इन डीपर कोऑपरेशन एंड एनहांसिंग देयर म्यूचुअल टाइज, कि और ज्यादा मजबूत संधियां कर रहे हैं, मजबूत कोऑपरेशन कर रहे हैं और अपनी जो भी संधि है उसको और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं. तो बिल्कुल सही है ये. देयर रिलेशनशिप इज सोली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, बिल्कुल गलत. हम केवल एक दूसरे से इकोनॉमिकली कनेक्टेड नहीं है कि उन्होंने खरीदा हमने बेचा, हमने खरीदा उन्होंने बेचा. ठीक है. इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है, केवल बहुत सारे अलग मसलों पे भी है. जैसे अभी हमने इतने सारे मसलों पे, इतने सारे पॉइंट्स पे हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे हैं. ठीक है. उसके अलावा ग्लोबल साउथ के साथ में G20 में उनको इन्वाइट किया गया, इंडिया और इजिप्ट को हमारी रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया गया. तो केवल इकोनॉमिक transactions नहीं है. So option C is correct. Which of the following statements about India and Egypt's relationship is supported by the passage? ठीक है. देखते हैं. India and Egypt have no shared interest, गलत हो गया. ठीक है. Egypt is not interested in joining, बिल्कुल गलत है. इजिप्ट वहां पे हिंदुस्तान से सहयोग चाहता है. Egypt has conferred its highest state honor, the Order of the Nile, on Mr. Modi, recognizing his invaluable service. ये तो सही है. उनके ऊपर ये उनको ये Order of Nile दिया गया. The leaders of India and Egypt have never had a meeting focused on food and energy security constraints. ये बिल्कुल गलत है. अभी की मीटिंग में ये चीजें भी डिस्कस की गई. So option C is correct. What tone does the author adopt in the passage about recent developments in India and Egypt ties? तो इंडिया इजिप्ट टाइज के बारे में उन्होंने ये कहा कि हमारे संबंध और अच्छे हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे. हमारा इतिहास गवाह है कि हम पहले भी दोस्त रहे हैं. ठीक है. कुछ जियोपॉलिटिकल मसलों की वजह से कुछ कमियां आई थी हमारे संबंधों में, पर अब ये अच्छा कदम है. तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस बारे में, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. सो ऑप्शन डी ऑप्टिमिस्टिक इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? क्या थीम है दोनों देशों का जो संबंध है वो? The political downfall of Egypt. इजिप्ट में अभी हम पॉलिटिकल डाउनफॉल की चर्चा तो नहीं कर रहे थे ना, बिल्कुल गलत. The effects of Suez Canal crisis, कि Suez Canal crisis के क्या प्रभाव हुए ये भी हमने डिस्कस नहीं करा. The revival and strengthening of India-Egypt ties, कि इंडिया इजिप्ट टाइज को दोबारा मजबूती कैसे मिल रही, कैसे उनका विस्तार हुआ, पुनर्जीवन हुआ और उसके बाद में दोनों देशों के संबंध कैसे मजबूत किए जा रहे हैं. तो बिल्कुल सही है ये. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन वॉर ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप. अब क्या आप खुद बताओ, इंडिया और इजिप्ट के संबंध इसलिए अच्छे हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है? नहीं ना. इंडिया और इजिप्ट के संबंध हमारे अपने शेयर्ड ओपिनियंस की वजह से सही हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं. तो इसमें यूक्रेन वॉर की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हमारे संबंध अच्छे होने के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो नहीं डिस्कस
किया गया, सो डी भी इनकरेक्ट हो जाता है। Which of the following words is a synonym of for revival as used in passage? तो revival का मतलब होता है दोबारा विस्तार करना, दोबारा पुनर्रूपांतरण करना या फिर पुनरुत्थान करना, ठीक है। तो डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे गिरना, नीचे की तरफ होना, गिरावट की तरफ आना। तो पुनरुत्थान मतलब उठना, ऊपर उठना, तो डिक्लाइन तो नहीं हो सकता, डिक्लाइन नेगेटिव वर्ड है, रिवाइवल पॉजिटिव वर्ड है। रिनायसेंस अगर आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी, टर्मिनेटर मूवीज देखी है तो उसमें जो रिनायसेंस मूवमेंट हुई थी उसका मतलब है पुनरुत्थान, दोबारा अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद करना। रिनायसेंस मीन्स सिनोनिम ऑफ रिवाइवल। अबैंडन क्या होता है? अबैंडन मतलब किसी को छोड़ देना, किसी को बीच रास्ते में अबैंडन कर देना, ठीक है। ऑब्लिवियन होता है एक ऐसी स्थिति जब आप चीजें भूल रहे हैं, जैसे कि आपका कोई पास्ट था, अब पास्ट में आपका कोई रिलेशन था, अब आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, कि अब आपको उस चीज़ की याद नहीं आती, आप उसके बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। तो वो क्या होगी, आपकी स्टेट क्या होगी? ऑब्लिवियन की स्टेट होगी कि आप उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रिनायसेंस इज करेक्ट। बॉलस्टर्ड हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, इसका मेरे को आप मीनिंग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बॉलस्टर्ड का मतलब होता है मजबूत होना। अब अंडरमाइन मतलब कि किसी चीज को आप बहुत कम आंक रहे हैं, ठीक है, वो गया अंडरमाइंड। वीकेंड मतलब कमजोर। स्ट्रेंथन्ड मतलब मजबूत, और नेग्लेक्टेड मतलब नजरअंदाज करना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हमने 8th आंसर जो है लास्ट में डिस्कस करना है। Despite the cold weather, they decided to go for a hike to dash their spirits. क्यों? हालांकि वेदर बहुत ठंडा था, बहुत कोल्ड था, लेकिन उन्होंने डिसाइड करा कि वो हाइक के लिए जाएंगे टू डैश देयर स्पिरिट। अब हाइक के लिए जाएंगे ताकि हमारे इमोशंस, हमारे स्पिरिट्स क्या हों, बुलंद हो और ऊंचे उठ जाए, है ना, कि हमें ठंड का एहसास कम हो। तो क्या होगा, आपके स्पिरिट क्या है, एलिवेट हो जाए। डैम्पन मतलब गीले हो जाए आपके स्पिरिट। डैम्पन मतलब हल्का हल्का गीला, जैसे छोटी मोटी बूंदाबांदी होती है तो हल्के हल्के भीग जाते हैं हम, हल्का हल्का गीला हो गए, वो हो गया डैम्पन। एलिवेट मतलब ऊंचा उठना, ऊपर होना। तो आप अपने जो भी ये इमोशंस हैं, स्पिरिट्स हैं, उनको डैम्पन करना चाहेंगे। एलिवेट करने के लिए आप बाहर कोल्ड में जाएंगे, ऑब्वियसली एलिवेट करने के लिए। अंडरमाइन, अभी हमने पढ़ा अंडरमाइन का मतलब कम आंकना, कि हमारे स्पिरिट्स और कम हो जाए। या फिर रिवोक मतलब कोई भी चीज जिसको ऐसा लॉ बनाया गया है उसको रिवोक कर देना, यानी कि उसको बाय लॉ ही हटा देना, निरस्त कर देना। तो यहाँ पे रिवोक का कोई रेफरेंस नहीं है। ऑप्शन बी एलिवेट इज करेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है, ठीक है। I said I am not very happy at work. तो मैंने कहा, किसी को कहा होगा, I told her या I told him I am not. ये उस टाइम की बात करें तो अब अगर रिपोर्टेड स्टेटमेंट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, I am प्रेजेंट से हो जाएगा पास्ट में, I was not very happy at work, ठीक है। तो I said का क्या हो जाएगा, I told her that I was not very happy at work। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड। फर्स्ट है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर क्रिमिनल्स को, मुजरिमों को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि फांसी की सजा दी जाती है, उसको बोला जाता है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड को अगर आपने याद रखना हो तो आप देखेंगे आपके बिल्डिंग्स की जब कंस्ट्रक्शन होती है तब उसके आसपास में वो बांस की एक बनावट बना देते हैं जिसके ऊपर वो चढ़ के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, उसको भी स्कैफोल्ड बोला जाता है। तो डेफिनेटली एक ऊंचा एलिवेटेड सा एक प्लेटफॉर्म है। तो जो हमारे फांसी का तख्ता होता है जिसके ऊपर फांसी दी जाती है वो भी ऊंचा एलिवेटेड सा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो स्कैफोल्ड मतलब प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड। टेनेंट किराएदार। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। स्लिपरी मतलब जो हाथ से एकदम फिसल जाता है, स्लिपरी, ठीक है। सो ऑप्शन ए स्कैफोल्ड इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अब देखिए एक्सिलरेट। एक्सिलरेट मतलब होता है खुश करना किसी को, तो एक्सिलरेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, EXHILARATE, बिल्कुल सही है, यानी कि खुश करना। इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल मतलब जिससे आप
बच नहीं सकते। अब कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बहुत मासूम से होते हैं कि आपको उनके ऊपर कितना भी गुस्सा हो बट आप उनसे गुस्सा नहीं हो पाते, आप उनसे बात करने से रुक नहीं सकते अपने आप को, वो हो गया इररेजिस्टिबल। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा मैगी पसंद है तो वो मैगी खाने से अपने आप को रोक नहीं सकता, तो मैगी उसके लिए क्या होगी, इररेजिस्टिबल। ठीक है। डेफिनेटली, अब डेफिनेटली का स्पेल प्रोनाउंस तो ने किया जाता है बट स्पेलिंग में आई आता है। डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पे, तो DEFINITELY, डेफिनेटली। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे किसके गलत है, डेफिनेटली के। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई भी गलती नहीं हो। सो ऑप्शन सी डेफिनेटली की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स सिनोनिम। लेंदी दिया हुआ है, इसको उसके सिनोनिम से रिप्लेस करना है। द प्रोफेसर गेव अ लेंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू ग्रास्प द कंसेप्ट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ के लंबे लंबे आंसर्स दे रही हूँ आपको, तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, आपको वो चीज़ समझ में भी नहीं आएगी, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं शॉर्ट आंसर्स दे रही हूँ, मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि आपको रेलेवेंट भी लग रहा है, समझने में भी आसानी हो रही है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है एलोंगेटेड। एलोंगेटेड मतलब काफ़ी चौड़ा। ठीक है, तो एलोंगेटेड यानी कि विड्थ में काफ़ी वो लंबा है, काफ़ी चौड़ा है। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब आगे बढ़ा हुआ, जितना था उससे भी आगे बढ़ा हुआ। प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मतलब होता है लंबा काफ़ी। ठीक है, और टीडियस, टीडियस मतलब काफ़ी थका देने वाला, लंबा चौड़ा थका देने वाला। तो यहाँ पे जो आंसर है वो काफ़ी टीडियस है, थका देने वाला है, लंबा चौड़ा है, इसलिए बच्चों को वो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस, सैरा continued to work hard and never gave up। इसमें यहाँ पे ईडियम से रिप्लेस करना है कि बहुत सारी उसके सामने खराब परिस्थितियाँ आई पर उसने कभी भी गिव अप नहीं करा, वो हमेशा हार्डवर्क करती रही। ऑप्शन ए है रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब बहुत भारी बारिश होना। ऑप्शन बी है केप्ट हर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, जिसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, बिना रुके बिना थके कड़ी मेहनत करना, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। ठीक है, बाइटिंग ऑफ मोर देन शी कुड च्यू, जिसका पढ़ने से ही मतलब समझ में आ रहा है कि जितना आप चबा नहीं सकते उससे भी बड़ा आपने बाइट कर लिया, यानी कि अपनी क्षमता से भी ज्यादा आपने काम ले लिया करने के लिए। ठीक है, कैट गॉट हर टंग मतलब कि आप बोल नहीं पा रहे, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, आप कहना बहुत कुछ आते पर आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, सो ऑप्शन बी केप्ट हर नोज टू द ग्राइंडस्टोन इज करेक्ट। द शेफ्स culinary skills were so impressive that even the most discerning critics were left dash। बोल रहे हैं कि शेफ की जो culinary skills मतलब कुकिंग से रिलेटेड होता है, कुकिंग स्किल्स जो है वो इसकी इतनी इम्प्रेसिव थी, इतनी शानदार थी कि जो बहुत ज्यादा पारखी नगर बारीकी से देखने वाले क्रिटिक्स थे वो भी क्या रह गए, सैटिएटेड। सैटिएटेड मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड रह गए, वो भी बहुत ज्यादा फुल्ली सेटिस्फाइड थे। ठीक है, क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है कि हताश। डिस्पोंडेंट का मतलब भी होता है हताश। अपैथेटिक का मतलब होता है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट। ठीक है, कोई भी फीलिंग नहीं दिखाना, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना। सो यहाँ पे क्योंकि वो उसकी culinary स्किल्स से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए, बहुत ज्यादा संतोष पूर्वक रहे, तो इसका मतलब हो गया सैटिएटेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कैची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन्स आर हार्ड टू मिस। अब ये बहुत ज्यादा कैची है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो अभियान है इसका ये जो स्लोगन है, ऑब्वियसली दिमाग में सुनते ही दिमाग में एक छवि छप जाती है कि बेटियों की पढ़ाई के लिए, उनको बचाने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। ठीक है, बट एज इट टर्न्स आउट there's been too much of messaging and too little of action। लेकिन जैसे ही हम पन्ने पलट के देखते हैं, हकीकत पर आते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे संवाद ज्यादा है, मैसेजेस ज्यादा है, काम बहुत कम किया गया ऑन द ग्राउंड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम इन 2014-2015। जब से 2014-15 में ये स्कीम लागू हुई थी, उसके बाद से अभी तक ग्राउंड पे इसके ऊपर काम बहुत कम किया गया।
improving the efficiency of welfare services requires visible change in terms of delivery. अब अगर हमें किसी भी वेलफेयर सर्विसेज को अच्छे से प्रभावशाली ढंग से लागू करना है तो उनके डिलीवरी में चेंज लाने पड़ेंगे, यानी कि जिस तरीके से उनको लागू किया जाता है उसमें चेंज लाने पड़ेंगे. The decline in child sex ratio cannot be addressed merely by generating awareness. बोल रहे हैं बच्चों की फीमेल्स मतलब पुरुषों के लड़कों के दर पे 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, इसी से चाइल्ड सेक्स रेशो डिटरमाइन की जाती है. तो अगर हमें इस मसले को सुलझाना है, ये चीज़ें नॉर्मल लेकर आनी है, तो केवल अवेयरनेस फैलाने से कुछ नहीं होगा, विच हैज़ बीन ह्यूजली प्रायोरिटाइज्ड डिस्पाइट द क्लियरली लेड डाउन फॉर्मूला ऑन स्पेंडिंग, जिसको हम लोग ज़्यादा ध्यान सिर्फ अवेयरनेस फैलाने पे लगा रहे हैं, जबकि एक बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला बताया गया है कि आपको कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कितना पैसा अवेयरनेस पे खर्च करना है, कितना पैसा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे खर्च करना है. ठीक है, ये सारा क्लियर एक फॉर्मूला बताया गया है, बट स्टिल हम ज़्यादा किसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, केवल अवेयरनेस फैलाने पे, यानी कि केवल स्लोगन्स पे, टीवी एडवर्टाइजमेंट में, रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स में, होर्डिंग्स लगाने में, इनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं बजाय कि एक्चुअल एक्शन प्लान के ऊपर. ठीक है, much of the criticism in a report by the parliamentary committee is reserved for the massive overspending. बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जो आई उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ ओवर स्पेंडिंग के ऊपर, नियरली 80% of the funds on advertising and not on the proposed sectoral interventions in health and education. बोल रहे हैं 80% जो स्पेंडिंग की गई वो केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट पे की गई बजाय के एक्चुअल काम करने के. ठीक है, आप लोगों को हायर कीजिए, है ना, घर घर अभियान चलाइए, फिर रूरल एरियाज़ में इन चीज़ों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनको लोगों को समझाइए, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 80% तो हमने सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट पे फंड स्पेंड कर दिया, केवल 20% बचा जो लोगों को हायर करने में, लोगों को एडुकेट करने में उसमें स्पेंड किया गया. तो ऑब्वियस सी बात है इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा. ठीक है, अब सबसे पहला कि कैची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस के लिए था? चाइल्ड सेक्स रेशो के लिए था, कि लड़कियों की घटती आबादी के लिए था. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा टारगेट पॉइंट क्या है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, एक पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि 80% जो हमारे फंड्स हैं वो हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं. ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है आर, कि चाइल्ड सेक्स रेशो में कमी, ये जो मसला है ये तभी सॉल्व हो सकता है जब ज़्यादा अवेयरनेस के ऊपर नहीं बल्कि एक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो कि स्पेंडिंग के ऊपर एक फॉर्मूला डिफाइंड है. तो ये स्पेंडिंग वाले पॉइंट से ही आगे बढ़ रहा है. सो ये हो गया थर्ड. और फोर्थ हमारा पॉइंट है क्यों, कि अगर हमें इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हमें डिलीवरी के जो मेथड है उसको चेंज करना पड़ेगा. यानी कि 4 PSRQ ये हमारा अरेंजमेंट है. ठीक है, अब देखते हैं. P से 1 2 3, यानी कि C तो एलिमिनेट कर दो. PSQR, PS तो ठीक है, QR ये गलत हो जाएगा. PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट है. द एड्स tend to take advantage of the kids' gullibility towards the often exaggerated benefits. बोल रहे हैं ये जो एड्स हैं ये बच्चों के भोलेपन का एडवांटेज, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ा चढ़ा के बताए होते हैं. पोर्ट्रेड इन द कमर्शियल्स प्रोमोटिंग फूड स्टफ़, जो फूड स्टफ़ है उनको कमर्शियल्स में इन बेनिफिट्स को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है. जैसे मैगी के लिए बोला जाता है टेस्ट भी हेल्थ भी, बट वी नो इट इज़ मैदा एंड मैदा इज़ नॉट हेल्दी. कुरकुरे वगैरह के लिए टेस्टी है पर हेल्दी है, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसे स्लोगन्स लगाए जाते हैं, बट
उनके बेनिफिट्स तो आपने बता दिए, बट उनके जो नुकसान हैं, बच्चे तो अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर। किंडर जॉय मिल्क से बना है, बट इट इज़ शुगर, राइट? बच्चों के लिए नहीं है अच्छा वो चीज़। तो ऐसी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट्स में बच्चों के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। That the National Family Health Survey 5 in 2021 recorded the percentage of overweight children at 3.4। बोल रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ 2021 में, जिसमें पता चला कि जो बच्चे, जितना परसेंटेज बच्चों का है ओवरवेट बच्चों का, वो 3.4% पे पहुंच गया है, अप फ्रॉम 2.1% सीन इन NFHS4 पॉइंट्स टू वेट इश्यूज। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 2.1% था जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है कि अब हमारे देश में ओबेसिटी या वेट का इशू बढ़ रहा है बच्चों में। The Union Ministry of Women and Child Development has proposed a ban on the airing of advertisements promoting junk food and carbonated drinks during children program। बोल रहे हैं बच्चों के जो शोज होते हैं, जैसे कार्टून्स हैं या फिर कोई एजुकेशनल शोज हैं, उस दौरान पे फूड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। किसने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। द सजेशन assumes significance in the light of the increase in obesity among children and the related health concerns। बोल रहे ये क्यों सजेस्ट किया गया? ये इसीलिए सजेस्ट किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है और उससे रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि आर के बाद में ही एस होगा, ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। ये बताया गया कि हमने ये एक्शन लिया है, क्यों लिया ये एक्शन ये बताया गया, ठीक है, आर एस। अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ने हेल्थ इन चीज़ों के ऊपर बैन लगाया, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया क्योंकि हमें पता चल गया कि बच्चों की हेल्थ की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट हो जाएगा पी, क्योंकि ये बताया गया कि इन एड से बच्चों के भोलेपन का एडवांटेज लिया जाता है। फिर यहाँ कैसे पता चला कि ये मसला गंभीर होता जा रहा है? वो पता चला नेशनल हेल्थ फैमिली वेल सर्वे से। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर एस पी क्यू। तो आर से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, आर एस पी क्यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The second installment of the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC Working Group 2 report on climate change 2022 impacts, adaptation and vulnerability। बोल रहे हैं दूसरी किस्त जो है इंटरगवर्नमेंटल पैनल की क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बनाया गया है उनकी वर्किंग ग्रुप की 2 की रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें क्लाइमेट चेंज 2022 के इम्पैक्ट्स, एडेप्टेशन और वल्नरेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन किया गया है। हैज स्टेटेड दैट ग्लोबली हीट एंड ह्यूमिडिटी विल क्रिएट कंडीशंस, कि दुनिया भर में हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से ऐसी कंडीशंस पनप जाएंगी बियॉन्ड ह्यूमन टॉलरेंस, जो हम वहन नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। इफ एमिशंस आर नॉट रैपिडली एलिमिनेटेड, अगर हमारे फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से निकलता धुआं, गाड़ियों का पोल्यूशन, ये सब चीजें कंट्रोल नहीं की गई तो हमारे बस से, हमारी सहन शक्ति से ज्यादा परे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विद इंडिया बीइंग अमंग द प्लेसेस दैट विल सफर दीज इनटॉलरेबल कंडीशंस, और इंडिया भी उन देशों की लिस्ट में, उन जगहों की लिस्ट में शामिल है जहां पे इस तरीके की इनटॉलरेबल यानी कि सहन नहीं की जा सकने वाली कंडीशंस पैदा हो जाएंगी। वहां पे इंडिया का नाम भी शामिल है, जो कि हम देख ही रहे हैं अभी कितनी गर्मी, कितनी भयानक गर्मी बढ़ चुकी है ना, और कई लोगों की जान भी जा चुकी है इस गर्मी की वजह से। The sea level rise and warming of oceans will make coastal cities even more vulnerable। अब बोल रहे हैं कि समुद्र तल का भी बढ़ रहा है, समुद्र लेवल भी बढ़ रहा है, ओशंस हमारे गर्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोस्टल सिटीज के ऊपर और ज्यादा खतरा बढ़ चुका है टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्राउट्स, हीट वेव्स एंड फ्लड्स। इस तरीके के बहुत ज्यादा गंभीर जो वेदर इवेंट्स हैं उनका खतरा कोस्टल सिटीज के ऊपर बढ़ गया है। द राइटिंग इज ऑलरेडी ऑन द वॉल, और जैसा कि अभी हमें दिख भी रहा है कि महाराष्ट्र और ओडिशा में टुगेदर अकाउंटेड फॉर अराउंड 600 डेथ्स ड्यू टू फ्लड्स, लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन 2021, जो कि एकदम तथ्य की तरह पे, एक पत्थर पे एक लकीर की तरह से दिख रहा है
कि महाराष्ट्र और ओडिशा में ही केवल 600 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है फ्लड्स, बिजली की वजह से, थंडरस्टॉर्म की वजह से और साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की वजह से, 2021 का आंकड़ा जो बता रहा है, ठीक है। The report has warned that climate-related risks to agriculture and food systems in Asia. रिपोर्ट्स में ये भी चेतावनी दी गई कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है एग्रीकल्चर को और हमारे फूड सिस्टम को, एशिया के फूड सिस्टम को, विल प्रोग्रेसिवली एस्केलेट, ये बढ़ते जाएंगे, लगातार बढ़ते जाएंगे विद द चेंजिंग क्लाइमेट, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होएगा। It foresees disruptions to the production of staple crops, और ये बताते हैं कि हमारे जो स्टेपल क्रॉप्स हैं, जो कि पैडी और राइस और मेज, ये जो क्रॉप्स हैं जो पानी में होते हैं, इनकी प्रोडक्शन के ऊपर भी इसमें खतरा बना हुआ है, उसको भी ये डिसरप्ट करेगा। लीडिंग टू प्राइस स्पाइक्स, जिसकी वजह से प्राइस हाई हो जाएंगे, दैट कैन थ्रेटन फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हमारे फूड की अफोर्डेबिलिटी, यानी कि हम जो भी चावल 40 रुपीज़ 44 रुपीज़ में ले पा रहे हैं, वो इतने महंगे हो जाएंगे हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फूड सिक्योरिटी की, हर एक खाना हर एक का अधिकार है, ठीक है, उसको मिलना चाहिए, फूड सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी खतरा है। Even as the Russia-Ukraine war is keeping the world on tenterhooks, अब जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर ने भी अब दुनिया भर को बस एक मतलब नर्वस तौर पे, हम लोग बहुत नर्वसली वेट कर रहे हैं कि ये वॉर कब एंड होगा, कब इसका अंत निकलेगा, तो हम कुछ आगे प्लानिंग कर पाएंगे। तो जैसे दुनिया इस वॉर का एंड होने के लिए वेट कर रही है, climate change continues to be a major global challenge that is not drawing adequate attention. अब क्लाइमेट चेंज, उसी बीच क्लाइमेट चेंज लगातार बढ़ता हुआ एक ग्लोबल कंसर्न बनता जा रहा है, एक ऐसा मसला बनता जा रहा है जिसके ऊपर अभी तक प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट आ जाता है एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हम लोग की निगाहें टिकी हुई है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर हम लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे, उसको एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल रहा, जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद आ जाता है पी स्टेटमेंट की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ चुकी है इसकी रिपोर्ट की, और उसमें पता चला कि हमारा जो कंडीशंस हैं वो इतनी खराब होने वाली हैं कि हम एज ह्यूमन बीइंग हम उनको सहन नहीं कर पाएंगे, इतनी खराब स्थितियां आने वाली हैं। ये हो गया सेकंड। थर्ड हो जाता है आर स्टेटमेंट की, जहां पे बताया जाता है कि इस रिपोर्ट ने क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम है उनके बारे में चेतावनी दी है। और फोर्थ पॉइंट हो जाता है कि सी लेवल इस तरीके से बढ़ जाएगा और जो ओशन वाली कोस्टल एरियाज वाली सिटीज़ हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये हो गया 4। तो हमारा ऑप्शन बन रहा है, अरेंजमेंट बन रहा है एस पी आर क्यू, ठीक है। तो एस से 2 ऑप्शंस हैं, सी और डी। सी में आ रहा है एस आर, ये तो गलत हो गया। डी में आ रहा है एस पी आर क्यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Thousands of Indian nationals, mostly students, find themselves trapped in war-torn Ukraine. बोल रहे हैं जंग की वजह से, युद्ध के मैदान की वजह से जो निस्तनाबूद हो चुका यूक्रेन है, उसमें हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी नागरिक, ज़्यादातर जिसमें स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। दे आर इन प्रिकेरियस पोजिशन, वो बहुत ही खस्ता हाल कंडीशंस में हैं, बहुत ही डेंजरस कंडीशंस में हैं। वेटिंग डेस्परेटली फॉर अ लाइफ लाइन एमेड फास्ट ड्वेंडलिंग सप्लाईज, उनकी अब सप्लाईज भी ख़त्म होती जा रही हैं बहुत तेज़ी से, और इसी दौरान में वो डेस्परेटली बड़ी ही जिज्ञासा से, उत्सुकता से वेट कर रहे हैं उनके लिए कोई जान बचाने के लिए, कोई मसीहा आ जाए, कोई जान बचाने के लिए उनकी आ जाए। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला told the media on Thursday that there were around 20,000 Indians in the East European country. बोल रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी जो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने मीडिया को शुक्रवार थर्सडे को उन्होंने मीडिया को बताया they are in a precarious position waiting desperately for a lifeline amid fast dwindling supplies. अब उनके सप्लाईज जो है वो भी जल्दी से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वो बहुत उत्सुकता से, बहुत डेस्परेटली, बहुत ज़रूरत की निगाह से एक किसी लाइफलाइन के इंतज़ार कर रहे हैं कि बस कोई आए और हमें बचा ले, क्योंकि उनकी स्थिति जो है बहुत ही डेंजरस पोजिशन में वो खड़े हैं। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला
told the media on Thursday that there were around 20,000 Indians. बोल रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी जो है हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने मीडिया को थर्सडे को बताया कि लगभग 20,000 इंडियंस हैं जो ईस्ट यूरोपियन इस कंट्री में फंसे हुए हैं, ऑफ विच अबाउट 4,000, जिसमें से केवल 4,000 लगभग 4,000 जो है वापस आ चुके हैं इंडिया को पिछले कुछ दिनों में. It is going to be an uphill task as the movement of vehicles has become highly restricted. अब ये बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है क्योंकि व्हीकल्स की मूवमेंट, वाहनों की आवाजाही के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रोक लगा दी गई है आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ. जब से वहां पे फौज का लॉ स्टार्ट हो गया है, फौज ने ऊपर ओवरटेक कर लिया है, तब से मूवमेंट व्हीकल्स की बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है. According to reports, about 400 Indian students in Ukraine's Sumy city bordering Russia, बोल रहे रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 400 इंडियन स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन की समी सिटी में हैं, जो कि रशिया के बॉर्डर पर स्थित है, हैव टेकन शेल्टर इन अ बेसमेंट आफ्टर द मेयर सरेंडर्ड टू रशियन फोर्सेस. उन्होंने बेसमेंट में शेल्टर शरणार्थ लिया था जब उनके मेयर ने, वहां के मेयर ने रशियन फोर्सेस के आगे सरेंडर कर दिया था. ठीक है. इन व्यू ऑफ द क्लोजर ऑफ काइव एयरपोर्ट एंड द यूक्रेनियन एयर स्पेस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग देम थ्रू लैंड रूट्स. अब जब से क्वाइव एयरपोर्ट जो है और यूक्रेनियन एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सड़क के रास्ते इवैक्यूएट करना यानी कि निकालने का मार्ग स्टार्ट कर दिया. अ बैच ऑफ स्टूडेंट वॉज फेरिड फ्रॉम यूक्रेन टू रोमेनिया. और एक स्टूडेंट्स का जत्था जो था उसको फेरी के जरिए यूक्रेन से रोमेनिया भी पहुंचाया गया. तो पी जो है यहाँ पे कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वहां पे फंसे हुए हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. इसके बाद हमारा आता है ए स्टेटमेंट कि जब से काइव एयरपोर्ट बंद हुआ है और एयर स्पेस बंद हुआ है तो उनको लैंड के रास्ते से लेकर जाने की कोशिश की जा रही है. ठीक है. इसके बाद में क्योंकि अब ये टास्क लैंड के रास्ते से लेके जाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब से मार्शल लॉ लगा है तब से सड़क में व्हीकल्स की आवाजाही पे बहुत बड़ी रोक लगा दी गई है. तो ये हो गया थर्ड. और फोर्थ हमारा हो जाएगा क्यों, कि ये लोग बहुत ही खराब स्थिति में हैं. इतने लोग 20,000 लोग वहां पे हैं, जिनमें से केवल 4,000 अभी तक रिटर्न कर पाए हैं. ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PSRQ. पी से दो ऑप्शंस हैं, PQSR, PSRQ. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Releasing the India State of Forest report last month, the Union government had proudly declared that the country's forest and tree covers had risen. बोल रहे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज की गई, तो यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत ही प्राउडली ये कहा कि हमारे देश के फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो बढ़े हैं 2261 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से 2 सालों में. However, an analysis by noted environmentalist Sunita Narayan बोल रहे हैं कि हालांकि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं सुनीता नारायण, उनके एनालिसिस के मुताबिक, अब ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन. अब ये सुनीता नारायण के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक डायरेक्टर जनरल है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की. ठीक है. जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, हैज शोन दैट द रियल पिक्चर इज फार फ्रॉम रोजी. कि उन्होंने कहा कि जो असल पिक्चर है, वो जो बढ़ा चढ़ा के आंकड़े बताए गए उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि वो एक फूलों से भरा हुआ रास्ता नहीं है, रियल पिक्चर बहुत अलग है. द रिपोर्ट मेंशन दैट 17 states UTs have had over 33% of their geographical area under forest cover. अब ये उस रिपोर्ट की बात की जा रही है जो हमारी मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है, कि उसमें कहा गया 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 33% जो उनका जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है. इवन एज मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
भूपेंद्र यादव रीअफर्म्ड, और जैसा कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने दोबारा से ये सुनिश्चित किया कि हमारी गवर्नमेंट का रिजॉल्व टू नॉट ओनली कंजर्व फॉरेस्ट क्वांटिटेटिवली बट ऑल्सो क्वालिटेटिवली एनरिच देम, कि हमारी सरकार का मकसद है, रेजोल्यूशन है कि हम केवल क्वांटिटी में, संख्या में फॉरेस्ट को नहीं बढ़ाना चाहते, पर उनकी क्वालिटी भी अच्छी करना चाहते हैं। ये हमारा पूर्ण जोन प्रयास रहेगा। तो अब सबसे पहला स्टेटमेंट आ जाता है पी, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिस्ट्री जो हमारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिलीज के बारे में बताया गया कि उसमें क्या कहा गया, ठीक है, कि अच्छी खबर है कि हमारा इतना फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है। फिर उसके बाद इसी रिपोर्ट का मेंशन करते हुए कहा गया कि जो 33% जो एरिया है 17 स्टेट्स का, वो अंडर जोग्राफिकली अंडर फॉरेस्ट कवर आ चुका है। ये उनने सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा हाउएवर, कि हालांकि क्या है कि जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सुनीता नारायण, फिर उनके बारे में बताया गया कि जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि ये पिक्चर सही नहीं है, पिक्चर, असल पिक्चर जो है वो इस आंकड़े से बहुत विपरीत है। ये हो गया 4। तो अरेंजमेंट बनता है PSQR, ठीक है, PSQR। पी से 2 ऑप्शन हैं, PSQR, PRQS। PSQR ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, अब हमारा लास्ट एक 8th क्वेश्चन बच गया था, जिस पे मैंने बोला था कि आप लोगों को लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा अपना आंसर। चलिए हम जाके देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन का आंसर। 8th क्वेश्चन में वर्ड था बॉल्स्टर्ड, जिसका मैंने आपको बताया था मीनिंग होता है मजबूत करना। अब हमें इसका सिनोनिम बताना था, तो बॉल्स्टर्ड का सिनोनिम है स्ट्रेंथन्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।